Hello students, welcome back to the next lecture of our lesson which is based on eukaryotic cells. फर्स्ट लेक्चर में हमने सेल के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में स्टडी किया. सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी किया था. इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए किन ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलते हैं. तो वहीं से हम लेसन की स्टार्ट करते हैं कि हमने जैसे ये पढ़ा है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी. नाउ दीज आर द 5 किंगडम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इन 5 किंगडम्स में से जो मोनेरा है वो आपका प्रोकैरियोट्स है एंड दिस मोनेरा इंक्लूड्स ऑल द बैक्टीरिया. बाकी के जो हमारे 4 किंगडम्स बचते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी, उनके पास सबके पास यूकैरियोटिक सेल्स है. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और ये देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिक फीचर्स क्या हैं. यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिक फीचर्स में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो सेल है उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत एक्सटेंसिव है. मीन्स जो भी उसके सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल के अंदर भी एक दूसरे सिस्टम से, साइटोप्लाज्म से एक सेपरेट कंपार्टमेंट बनाकर रहते हैं. जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा ही था कि जो सेल है वो एक तरह का कंपार्टमेंट है जिसमें कि जो सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो एक्सटर्नल कंपोनेंट से सेपरेटेड हैं और सारा का सारा सिस्टम अंदर चल रहा है. जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो और ज़्यादा एक्सटेंसिव है. इसका मतलब है कि जो इसके अंदर के सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो और ज़्यादा एप्रोप्रिएट तरीके से एक दूसरे से अलग हैं. जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं दे आर ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड. मतलब सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर भी मेम्ब्रेन है. ठीक है. दे हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप और उनका जेनेटिक मटेरियल बना होता है डीएनए से. एंड जो डीएनए है वो किस फॉर्म में होता है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. इस लेसन में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को थोड़ा सा स्पेसिफिकली पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पर अब एक जनरल डिस्कशन देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम यहाँ पर कवर करेंगे. ना प्लांट सेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सेल वॉल, कि प्लांट सेल की आउटर लेयर सेल वॉल से बनी है जो एनिमल सेल में एब्सेंट है. ठीक है. एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है. प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स हैं एंड दीज प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. प्लांट्स का जो वैक्यूल है वो सेंट्रल है और लार्ज है, जबकि एनिमल सेल्स में या तो बहुत छोटे वैक्यूल्स हैं या है ही नहीं. ठीक है. तो हमने जो फीचर्स पढ़े वो ये हैं कि प्लांट सेल के पास 3 चीज़ें एनिमल सेल से एक्स्ट्रा हैं: सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो प्लांट सेल के पास नहीं है? एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं और ये सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. अब जब हम इस लेसन को आगे स्टडी करेंगे तो हम पहले वो फीचर्स पढ़ लेंगे जो दोनों में कॉमन है, फिर हम वो पढ़ते जाएंगे जो किसी एक में स्पेशलाइजेशन है. जैसे सेल मेम्ब्रेन. आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस इज द स्टडी अबाउट सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास है. मीन्स प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है. यहाँ तक कि हमने जब बैक्टीरिया की स्टडी करी थी, प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करी थी, हमने वहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन की बात की थी जो सेल एनवेलप में 3 लेयर्स हमने पढ़ी थी. ठीक है. अब इस सेल मेम्ब्रेन को, जो कि एक यू कैन से इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी हम थोड़ी सी डिटेल स्टडी यहाँ पर करेंगे. तो इसकी डिटेल स्टडी करने पर हम कुछ इसका जो हमारा पढ़ने का प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और फिर हम इसके ये जो हमारा मॉडल है इसके बारे में बात करेंगे, फ्लूइज़-मोज़ैक मॉडल. फिर हम बात करेंगे इसकी रोल ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द डिस्कवरी. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई?
सेल मेम्ब्रेन जो है हमको लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र आ जाती है, बट वी आर नॉट एबल टू सी द डिटेल स्ट्रक्चर। लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की एग्जिस्टेंस का पता चलता है, बट उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे वो स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स प्लेस्ड हैं, नथिंग वाज मतलब डिस्कवर्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप का एक एडवांटेज था कि कम से कम हमको ये पता चल गया कि सेल्स आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, बट इट वाज नॉट एबल टू गिव अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमारे पास आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी बहुत लेट। तब तक साइंटिस्ट्स दे वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट कि ये किस चीज़ से बना है। तो इसका जो कंपोनेंट है उसकी स्टडी करी गई कि भाई कम से कम ये पता चल जाए कि ये बना किससे है। उसके लिए केमिकल एनालिसिस हुआ, and this chemical analysis was done on RBC, रेड ब्लड सेल में पर केमिकल एनालिसिस हुआ। क्योंकि अब ये क्वेश्चन आता है कि आरबीसी को ही क्यों चूज़ किया गया, किसी और सेल को क्यों नहीं चूज़ किया गया? क्योंकि आरबीसी के पास और कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ईआर नहीं है, गोल्जी नहीं है। तो अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है तो ये जो हम सेल की मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी को ये इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। मतलब अगर सेल की मेम्ब्रेन के बारे में, हम आरबीसी की मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें आरबीसी की मेम्ब्रेन ही मिलेगी और कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं जो हमको परेशान करे। तो इसमें हमने क्या किया, आरबीसी को केमिकल एनालिसिस करके हमने उसके कंपोनेंट्स रिट्रीव कर लिए, ठीक है। और हमको ये पता चला कि जो आरबीसी है उसमें जो मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है लिपिड से, जिसमें कि मेनली प्रेजेंट जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है, और सेकेंडली इसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जैसे प्रोटीन्स और अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी। अब जैसे एनसीईआरटी आपकी बता रही है कि जो आरबीसी है उसमें इनका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से है कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट में जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी में पाया गया दैट वाज प्रोटीन, एंड इट वाज 52% प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। लिपिड्स का जो अमाउंट था दैट वाज 40% ऑफ लिपिड एंड अदर्स 8%। अब ये सिर्फ आरबीसी की रेशो के बारे में, सब में तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, बट ऑल द सेल्स दे हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन depending upon the type and structure and function it performs. They are all made up of protein, lipids and other substances, but ये 52, 40 और 80 का जो यहाँ पर फिगर आउट है आपके पास, it is only for RBC कि ये RBC का स्पेशली जो composition है वो ये है। Other cell may have a different composition। अब हम बात करते, ये तो हमें पता चल गया कि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है। सेल की मेम्ब्रेन बनी है लिपिड से, जो एक फॉस्फोलिपिड है, और प्रोटीन से। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। कैसा है आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, आइए ज़रा सा देखते हैं। नाउ दिस इज सेल, हमने इतने पार्ट को जूम आउट किया तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसको जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी, ये तो हमको जो ऐसे लेयर सी दिखी है ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखती है, एक सिंपल लाइन। इसका जब हम डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, मतलब फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर से बनी है। अब ये फॉस्फोलिपिड्स में हम इसके एक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, क्या है, यू कैन सी इट हेयर। फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है ये दो पार्ट से बना है। दिस राउंड स्ट्रक्चर ऑन द टॉप इज द पोलर हेड एंड दीज टू टेल्स दे आर नॉन पोलर टेल्स। जो पोलर हेड है इसका नेचर कैसा है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक इज लविंग, ठीक है। जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक है। अगेन हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फियर।
आपने बहुत जगह फोबिक वर्ड पढ़ा ही होगा कि किसी को किसी का फोबिया है। तो फोबिक वर्ड इज़ फॉर फियर, दैट मीन्स दे हैव अ फियर फॉर वाटर, दे डोंट लाइक वाटर। तो फॉस्फोलिपिड का जो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें एक पोलर हेड है जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और ये दो आपको टेल्स नज़र आ रही हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक टेल्स, दे आर नॉन पोलर टेल्स। अब थोड़ा इसको और केमिकल एनालिसिस करके देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड कैसा है। ठीक है, नाउ दिस फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है? ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 3 कार्बन की एक चेन है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप एडेड है तीनों कार्बन की चेन पर। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल एंड दिस वुड बी बेटर कि आप साथ साथ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके लर्न करें। ठीक है, क्योंकि अभी आपके आगे आने वाले लेसन्स बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल में ये स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने का भी है एंड यू मस्ट नो दीज स्ट्रक्चर्स। ये आपका हो गया ग्लिसरॉल जिसमें 3 कार्बन की चेन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। अब बात करते हैं हम फैटी एसिड की। नाउ दिस इज़ 1 चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है? ये कार्बन की एक लॉन्ग चेन है। अब इसमें जो आपको ये जिगजैग मोड दिख रहा है, इसके हर पॉइंट में एक कार्बन रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन और इसके एक एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। सिमिलरली दूसरी फैटी एसिड की चेन ली हमने जो कार्बन की एक लॉन्ग चेन है और इसके दूसरे एंड पर सेम COH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो फैटी एसिड की चेन है इसके OH ग्रुप will react with this hydrogen of glycerol and it will form a bond जिसमें कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सिमिलरली फैटी एसिड की दूसरी चेन यहाँ पर अटैच होगी और यहाँ से जो आपका OH और H ग्रुप है they will again give one water molecule and gets attached to this glycerol। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 2 फैटी एसिड का चेन अटैच हो गया। नाउ क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड है तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होना चाहिए। जो 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। H3PO4 इज़ योर फॉस्फोरिक एसिड और जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो आपका यहाँ से जो H3 है उसका एक H और OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। CH2O O O O 4 O हो गए और ये आपके एक P हो गया और ये आपके बाकी के 2 H हो गए। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया फॉस्फोलिपिड का। मीन्स एक फॉस्फोलिपिड में ये तो हो गया आपका हेड जो ये फॉस्फोरिक ग्रुप के साथ है, ये तो आपका हो गया हेड और ये दोनों जो पार्ट हो गए ये हो गए आपकी टेल्स। हेड इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड टेल इज़ हाइड्रोफोबिक। अब कैसे ये अरेंज होंगे? यू नो कि जो सेल है उसके बाहर भी एक्वस मीडियम है, सेल के अंदर भी एक्वस मीडियम है। जो ये हेड है इसको तो वाटर पसंद है। ठीक है, तो ये हेड्स वाटर की तरफ अलाइन हो जाएंगे और जो इनकी टेल्स हैं वो अंदर की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता तो इसकी ये जो टेल्स हैं ये अंदर के मीडियम के वाटर मॉलिक्यूल्स को टच करती, जो इसको पसंद नहीं है बिकॉज दिस इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये वाटर के साथ अपना नहीं रह सकता, इसकी कोई दोस्ती नहीं है वाटर के साथ। अब जो साइटोप्लाज्म का इंटरनल मीडियम है वो भी एक्वस है, तो अंदर की साइड भी एक ऐसे ही लेयर बन जाएगी जिसमें कि जो हाइड्रोफिलिक पोलर एंड है वो एक्वस मीडियम की तरफ प्रोजेक्ट करेगा और इनकी जो टेल है वो अंदर की तरफ। मीन्स ये दोनों टेल्स आपस में एक दूसरे के साथ हो जाएंगी और ये दोनों हेड्स बाहर की तरफ लग जाएंगे, जहाँ बाहर की तरफ दोनों तरफ मीन्स यहाँ भी वाटर है और यहाँ भी वाटर है। तो यू विल फाइंड दैट दिस इज़ प्रेजेंट एज अ कंप्लीट सर्कल, पूरा एक सर्कल की तरह ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है सिर्फ इसमें फॉस्फोलिपिड नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं
जैसे इसमें लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और शुगर है। लिपिड कौन कौन से हैं? एक तो इसमें फॉस्फोलिपिड है जिसके बारे में हमने अभी स्टडी किया, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा? लेसिथिन, ठीक है, जो आपकी ये बाय लेयर बनाने का काम करता है। देन वी ऑल्सो हैव कोलेस्ट्रॉल, इन बिटवीन वी ऑल्सो हैव दिस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट। फिर आता है आपका प्रोटीन। अभी हमने बात करी थी कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहाँ है? ये प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन कि ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। अब ये पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये सरफेस के ऊपर लाई करता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, जो पेरिफेरल प्रोटीन है इट लाइज ऑन द सरफेस। यहाँ पर भी एक पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहा है, इधर भी एक पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहा है। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? जो पूरा फॉस्फोलिपिड के अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पूरा, अब आप इट्स कॉमन सेंस की सोचने के लिए कि जो पूरा का पूरा लिपिड के अंदर होगा उसको निकालना आसान होगा, या जो सिर्फ लिपिड लेयर के ऊपर रखा हुआ है उसको निकालना आसान होगा। बिल्कुल सही बात है, हम आराम से सोच सकते हैं कि जो सरफेस के ऊपर है उसको हटाना ज़्यादा ईजी है, उसका एक्सट्रैक्शन करना ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू द वन विच इज़ एम्बेडेड इन दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये पेरिफेरल, तो हम नाम भी इसी वजह से देते हैं। वी गिव द नेम्स ऑफ दीज प्रोटीन ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऑन द ईज ऑफ ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन है और पेरिफेरल है। पेरिफेरल सरफेस के ऊपर है, इंटीग्रल जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर है। यही इंटीग्रल जो प्रोटीन है ये आपका चैनल्स, रिसेप्टर्स ये बनाने के काम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर की, कि इसमें जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो अदर सब्सटेंसेज हैं, उनमें जो थर्ड सब्सटेंस है वो है शुगर। अब ये शुगर या तो प्रोटीन के साथ लगी होगी या डायरेक्ट ये लिपिड के साथ लग जाएगी। अगर ये शुगर प्रोटीन के साथ लगी हुई है तो देन इट विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। तब इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड शुगर के लिए यूज होता है, प्रोटीन इज फॉर प्रोटीन। तो जो शुगर प्रोटीन के साथ लगी हुई है उस पूरे कंपोनेंट को हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। एंड द शुगर दैट इज अटैच्ड टू लिपिड, जो लिपिड के साथ शुगर अटैच्ड है उस शुगर को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर दे रखी है। आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि ये आपके हाइड्रोफिलिक हेड हैं जो बाहर की तरफ हैं, और ये हाइड्रोफोबिक टेल हैं जो अंदर की तरफ हैं, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो मतलब फिक्स हो गया, यहाँ पर प्रोटीन है तो यहीं पर है। नो, दिस प्रोटीन कैन मूव इन दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब अभी ये यहाँ है, ये मूव करके यहाँ जा सकता है। मतलब आप ये सोचिए कि यही लिपिड मूव करके यहाँ पहुँच गया, यही प्रोटीन मूव करके यहाँ पहुँच गया। ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो प्रोटीन की पोजीशन है ये फिक्स नहीं है, इट इज़ एबल टू मूव इन दिस फॉस्फोलिपिड। और जितनी आसानी से ये मूव कर जाता है उतनी आसानी से हम कह सकते हैं कि ये उसकी फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम इस एनसीईआरटी के डायग्राम को दोबारा स्टडी करने की कोशिश करें तो ये है आपकी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, इसमें ये आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये रहा आपका इंटीग्रल प्रोटीन विच इज़ एम्बेडेड इन दिस फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जो सरफेस पे लगा हुआ है। दिस इज़ ऑन द सरफेस, दिस इज़ पेरिफेरल प्रोटीन। ये शुगर है जो आपकी प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। फिर ये आपके कोलेस्ट्रॉल जो कि आपके ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के बीच में कहीं कहीं पर नज़र आते हैं। आई होप दिस स्ट्रक्चर इज़ क्लियर एंड दिस डायग्राम इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, आपको इसके फीचर्स लिखने के लिए आ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट प्रैक्टिस दिस डायग्राम वंस ऑन योर ओन, ठीक है। अब हम इसके मॉडल के बारे में बात करते हैं कि इसका मॉडल कैसा है, ठीक है। मॉडल ये आपको बताता है कि लिपिड और प्रोटीन्स अरेंज्ड कैसे हैं, ठीक है। इस मॉडल का नाम
is fluid mosaic model and it was given by Singer and Nicholson in year 1972. तो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है उसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोल्सन ने 1972 में प्रेजेंट किया था। ठीक है, इसमें जो अभी हमने डिस्कस किया वो सारी बातें हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फीचर है दैट इज सेमी फ्लूइड और इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्वासी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड बोल दो, क्वासी फ्लूइड बोल दो, वन एंड द सेम, बट आपको क्वासी फ्लूइड का मतलब पता होना चाहिए कि इफ़ क्वेश्चन पेपर में आपको क्वासी फ्लूइड आता है तो यू शुड नो कि ये सेमी फ्लूइड नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, प्रोटीन कैन शो लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रोटीन की पोजीशन फिक्स नहीं है, इट कैन फ्रीली मूव एनीवेयर इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी एबिलिटी को द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। अब बात आती है जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लास्ट टॉपिक हमारा हम पढ़ रहे हैं, दैट इज रोल ऑफ मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, यानी कि चीज़ों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसकी अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें इसमें से ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? कि अगर सेल ग्रो होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो ग्रो होना ही होना है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं ग्रो होगी तो हम सेल का साइज कैसे कह सकते हैं कि ग्रो हो रहा है? ठीक है, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रीशन करता है एंजाइम्स की, जो भी एंजाइम्स सेल के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आपका कोलुमिनर एपिथेलियम ड्रॉ करा हुआ है जिसमें से ये जो ल्यूमेन है उसके अंदर एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इंटरैक्शन, फॉर सेल जंक्शन। दो सेल्स आपस में कैसे इंटरैक्ट हैं, कैसे वो सेल्स जुड़े हुए हैं, टू फॉर्म दीज जंक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि सेल्स, सारे सेल्स आपके लूज पड़े हुए हैं, दे आर सम पोजिशन इन योर बॉडी, सेल्स जो हैं वो बाइंड है आपस में, तभी तो वो एक साथ रह सकते हैं। तो ये सेल जंक्शंस बनाने का जो काम है दैट इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब चलिए जो हमने फर्स्ट टॉपिक को अभी थोड़ा सा छोड़ा था, ट्रांसपोर्ट, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं कि चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो सबसे पहले तो दो तरह की चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। कुछ है बल्क ट्रांसपोर्ट, मतलब लार्ज साइज के पार्टिकल्स सेल्स के अंदर आ रहे हैं, सेल्स के बाहर जा रहे हैं, दैट इज नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट। और कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कुछ आयंस हैं, ग्लूकोज हैं, स्मॉल साइज के जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अभी ये दोनों ट्रांसपोर्ट्स हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट क्या है। बल्क ट्रांसपोर्ट में चीज़ें सेल के अंदर भी जा रही हैं और सेल से बाहर भी आ रही हैं। अंदर जाने के प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स गोइंग इन, एंड सेल के अंदर से अगर कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि एंडोसाइटोसिस में जैसे अगर मान लीजिए ये अमीबा है, इफ़ दिस इज अमीबा, तो ये सेल के अंदर सॉलिड चीज़ जा रही है, इसका फूड जा रहा है। इफ़ अ सॉलिड पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड द सेल, तो इस तरीके की एंडोसाइटोसिस का स्पेशल नाम है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ फैगो लिखा है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड अंदर जा रहा है देन दिस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में सॉलिड और लिक्विड जो सेल के अंदर जा रहे हैं उनको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस में अगर सॉलिड जा रहा है तो दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड जा रहा है तो दैन इट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अंदर जाकर ये अपना फूड वैक्यूल और लिक्विड वैक्यूल बना करके वट एवर द वर्क दे हैव टू डू, इट इज गोइंग इनसाइड द सेल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो जिनको सेल से बाहर भी आना है,
जैसे ये फूड वैक्यूल है, इसके डाइजेस्ट होने के बाद इसमें जो वेस्ट बचा दैट हैज़ टू कम आउट। इसी तरीके से सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स बन रहे हैं जिनकी प्रोडक्शन हो रही है, उनको भी सेल से बाहर आना है। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द सेल इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में वेस्ट बाहर आ सकता है, और अगर वेस्ट बाहर आ रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। थिंग्स आर एक्सक्रीटेड आउट। और अगर कुछ यूजफुल चीज़ बाहर आ रही है, जैसे एंजाइम्स बाहर आ रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज सिक्रीशन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अभी आप 11th में तो इसकी कंफ्यूजन कम है, बट जूनियर क्लासेस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अबाउट एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। एक्सक्रीशन इज ऑफ वेस्ट, सिक्रीशन इज कि सेल से कुछ चीज़ इंटेंशनली सिक्रीट करी जा रही है। ठीक है, सो बल्क ट्रांसपोर्ट में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस आपको मैक्रोफैज, अमीबा, इन सब में देखने को मिलती है। और जो एंडोसाइटोसिस है दो तरह की है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड एंटर कर रहा है, पिनोसाइटोसिस में लिक्विड एंटर कर रहा है। आप आई होप कि आपको ये बल्क ट्रांसपोर्ट थोड़ा क्लियर हुआ है कि ट्रांसपोर्ट में जो हमने यहाँ से ये बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखा था, दिस इज कवरिंग योर बल्क ट्रांसपोर्ट। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, कि स्पेसिफिक चीज़ें कैसे सेल के अंदर और बाहर जा रही हैं। तो सेल के अंदर चीज़ें अंदर और बाहर जाने के लिए कुछ तो सेल के अक्रॉस नॉर्मली आ जा सकती हैं, कुछ को सेल के अंदर जाने के लिए चैनल्स की ज़रूरत होती है, और कुछ को पंप्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़े से न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हम एक एक करके इनकी डिटेल स्टडी करेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जो लिपिड्स हैं, ठीक है, ये मैंने लिपिड्स यहाँ पे बने हैं। लिपिड्स का स्ट्रक्चर खुद भी नॉन पोलर है, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा अक्रॉस दी पोटेंशियल ग्रेडियंट, अक्रॉस दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ पर ये ज़्यादा है वहाँ से ये कम की तरफ मूव कर जाएगा। सिमिलरली वाटर कैन ऑल्सो ईजिली मूव इनसाइड द सेल, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वाटर खुद से अंदर नहीं जाएगा। वाटर तभी मूव करेगा जब सेल के अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन लेस है और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मोर है। मतलब यहाँ पर जो आपको वर्ड समझना है वो है ऑस्मोसिस, कि वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मीन्स अगर अंदर आयंस ज़्यादा हैं तो वाटर बाहर से अंदर चला जाएगा, अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर चला जाएगा। तो वाटर के लिए तो ये कहा जाएगा कि इट इज़ आयन लविंग, इट इज़ सॉल्यूट लविंग। जहाँ पर आयंस और सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वाटर उस तरफ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट, गैसेस कैसे डिफ्यूज़ करती हैं, गैसेस कैसे मूव करती हैं। गैस मूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, मतलब सेल को रेस्पिरेशन करनी है और उसको ऑक्सीजन चाहिए, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो सिंपली गैसेस विल डिफ्यूज़ इनसाइड द सेल। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट बनी है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव आउट ऑफ द सेल। अब आते हैं आपके आयंस और ग्लूकोज जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनमें चार्ज्ड है। ठीक है, ये अपने आप से अंदर नहीं जा पाते हैं, दे नीड सम चैनल्स और दे नीड सम कैरियर्स जो इनको मूव करने के लिए अंदर मदद करते हैं। और ये जो चैनल्स हैं ये भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ये चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड द सेल। ठीक है, अब ये चैनल्स जो हैं ये आपके मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स इनके थ्रू मूव कर सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करके ही होती है। मीन्स these molecules can move from high concentration towards the low concentration। यहाँ पर passive transport है, means energy is not required। यहाँ पर कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है इनको यहाँ से यहाँ भेजने में, बट बस एक चीज़ है कि ये जो मूव करते हैं दे मूव थ्रू सम चैनल्स, ऐसे ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं आ पाते। इसके बाद आपके कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं
जिनको हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। मीन्स ये देखिए आप, अगर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने इसको बाहर निकालना है, तो देन इट विल रिक्वायर अ पंप। जैसे आपके घरों में होता है ना पंप, पानी नीचे से ऊपर फेंकना है, ऊपर ऑलरेडी पानी कम है, नीचे पानी ज़्यादा है, तो नीचे से आप पानी ऊपर फेंक रहे हैं, देन यू रिक्वायर अ पंप। ठीक है, तो पंप अगर आपने चलाना है तो आपको कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए, तभी आपका पंप वर्क करेगा। सिमिलरली यहाँ पर पंप को वर्क करने के लिए एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ये लाइन डायग्राम देख सकते हैं जिसमें कि मैंने ये सभी चीज़ों को क्लियरली आपके लिए लिख दिया है कि बल्क ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इसके बाद लिपिड्स, वाटर ऑस्मोसिस, gases by diffusion, molecules from high concentration to low concentration through channels, और ये आपका पंप है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजता है, एंड इट यूजेस एटीपी। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू कि चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट और हमने पढ़ा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। सो हेयर we finish off with our first topic of the lesson, first topic of eukaryotic cell, that is the cell membrane। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल अगेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं हम। ये बार बार हम रिपीट करेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, जिससे कि आपको ये बार बार सुन के लर्न होती जाए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया। सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा एक बड़ा ग्रुप है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है और कुछ के पास नहीं है। फंगी के पास सेल वॉल यस है, प्लांट के पास सेल वॉल यस है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नो, एब्सेंट। तो एक एनिमेलिया ग्रुप ऐसा है जिसमें कि सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट है, बाकी ऑलमोस्ट देखिए सब में है। मोनेरा में है, ठीक है, मोनेरा दैट इज़ बैक्टीरिया में सेल वॉल है, फंगी में सेल वॉल है, प्रोटिस्टा में थोड़ी से ऑर्गेनिजम्स में है, प्लांट्स में सेल वॉल है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी आगे हमारे पास 5 क्लासेस में डिवाइड हैं, जिसमें कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये क्लासिफिकेशंस आपको हर बार लर्न करनी है, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये क्लासिफिकेशन कि प्लांट जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो 5 किंगडम है। आगे हमने प्लांट्स को फिर आगे 5 डिविजन्स में क्लासिफाई करा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इनमें से जो ये 4 कैटेगरीज हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। एल्गी का स्ट्रक्चर जो सेल वॉल का है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज। तो अभी हम इस लेसन में जब पढ़ेंगे तो हम ये एल्गी को थोड़ा अलग से पढ़ेंगे और बाकी एक है जनरल सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, एंड यू ऑल शुड नो दैट सेल वॉल इज़ कंसिडर्ड एज डेड। सेल वॉल लिविंग नहीं है, सेल वॉल इज़ डेड। क्यों है सेल वॉल डेड? क्योंकि ये प्लांट्स के सिक्रीशन से बन रही है। ठीक है, अब रोल ऑफ सेल वॉल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल? सेल वॉल इट प्रोवाइड्स शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। प्लांट्स को, एल्गी को शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम है सेल वॉल का। ठीक है, सेल वॉल चीज़ों के लिए परमिएबल है। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन चीज़ों के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का कैरियर है, किसी चीज़ का चैनल है तो चीज़ अंदर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पंप है तो चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी। बट सेल वॉल के पास ऐसा कोई चॉइस नहीं है, इट इज़ नॉट सेलेक्टिवली परमिएबल, बट स्टिल ये कुछ मॉलिक्यूल्स की एंट्रीज़ को रोक सकते हैं, प्रिवेंट दी एंट्री ऑफ अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स।
मैक्रो मीन्स जो मॉलिक्यूल साइज में बड़े हैं, वो सेल वॉल के होल्स को क्रॉस करके नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को रोक रहा है तो कई तरह के इन्फेक्शंस को भी रोक लेता है ये। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, क्योंकि ये हमको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सेल को मैकेनिकल डैमेज से भी रोक सकता है। और सेल के सेल से इंटरेक्शन में भी सेल वॉल मदद करता है और सेल को बर्स्ट होने से भी मदद करता है। अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो एनिमल सेल विल बर्स्ट, क्योंकि वाटर उसके अंदर चला जाएगा, बट प्लांट सेल विल नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल बाहर से उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगी जो उसकी बर्स्टिंग से उसको रोक देगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दी एल्गी का सेल वॉल कैसा है। एल्गी जो है वो वाटर में है, इट इज़ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक प्लांट। तो इसकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की सेल वॉल के स्ट्रक्चर से बहुत अलग है। जो एल्गी की सेल वॉल है, बस अभी आपको इतना ही याद रखना है कि एल्गी की सेल वॉल इज कंपोज ऑफ दीज 4 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस: ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं एल्गी की सेल वॉल में: सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में जो हम सेल वॉल पढ़ेंगे वो 2 टाइप्स ऑफ सेल वॉल है: प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो जो ये प्राइमरी सेल वॉल है ये आपको पेरेन्काइमा यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो अभी डिवाइड कर रहे हैं, जो यंग सेल्स हैं, उनमें प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलेगी। और जो कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो मैच्योर सेल्स हैं, उसमें ही सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है। उसमें सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल दोनों है, मतलब प्राइमरी उसमें धीरे धीरे कम होती जाएगी और सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर उसमें ज़्यादा होता जाएगा। यंग सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल होगी ही नहीं, ठीक है। अब प्राइमरी सेल वॉल क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन यंग सेल्स, इट कैन ग्रो, ठीक है। और जब सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनेगा तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। अब ये सेल वॉल है कहाँ? अगर हम सेल की बात करें तो ये अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जो भी हमने ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब प्राइमरी सेल वॉल को जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। सिर्फ आपको ये नाम याद रखने हैं कि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन्स, पेक्टिन्स, हेमीसेल्यूलोज से बनी हुई है प्राइमरी सेल वॉल, जो कि सेल वॉल के बाहर आउटर लगी हुई है इन यंग सेल्स। अब सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? लेट्स मूव टू द सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल के अंदर की साइड ये सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू होता है, ठीक है। ये कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है। सबसे इंटरनल अब आपकी आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आ गई आपकी सेकेंडरी सेल वॉल, फिर आपकी बाहर आ गई प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। जब ये प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है तो ये कैसे हो रही है? इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुब्रिन, मतलब लिग्निन और सुब्रिन की डेपोजिशन से सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। अब ये जो लिग्निन और सुब्रिन डेपोजिशन है ये सेल वॉल को डेड करने में, मतलब अगर जहाँ पर लिग्निन और सुब्रिन का डिपोजिशन होता है वहाँ पर स्ट्रक्चर्स डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल में जब ये लिग्निन और सुब्रिन डिपोजिशन है तो वो स्ट्रक्चर्स डेड हो गए एंड दिस इज रिजल्टिंग इनटू सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे जैसे इनका डिपोजिशन बढ़ता जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल का विड्थ, थिकनेस बढ़ती जाएगी और ये प्राइमरी सेल वॉल को छोटा करता जाएगा,
ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। अब ज़रा यहाँ से देखते हैं कि सेल आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। ये जो आपको दो सेल्स के बीच में ये ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पर, दिस इज़ मिडिल लेमिला। ये दो नेबरिंग सेल्स के बीच में प्रेजेंट है और दो सेल्स को जोड़े रखने का काम करता है। ये बना हुआ किससे है? इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। अब क्या एक सेल दूसरे सेल से इंटरैक्ट ही नहीं करेगा? इस पे डेड सेल वॉल्स है, मिडिल लेमिला है, तो कैसे एक सेल दूसरे सेल से इंटरैक्ट कर रहा है? वन सेल इज इंटरैक्टिंग टू द अदर सेल थ्रू द स्ट्रक्चर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। किस स्ट्रक्चर से ये आपस में कनेक्टेड है? प्लाज्मोडेस्मेटा से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं सेल्स, ये जो स्ट्रक्चर बीच में यहीं से चीज़ों का ट्रांसफर होता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा आपकी सेल वॉल को भी और मिडिल लेमिला को भी ट्रांसफर्स करती हुई सेल टू सेल कनेक्ट करती है, ठीक है। आई होप आपको ये दो स्ट्रक्चर्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, आर क्लियर टू यू. In the next class, we are going to study about the endomembrane system. I hope you will like the video and it will be helpful for you. Thank you so much. अगले लेक्चर में मिलते हैं.